संधि। संधि टॉपिक हमें क्या करना है, शुरू। अगर हम लोग बात करें संधि टॉपिक के, तो टुकड़ा हो सकता है इसका। अगर बात करें क्या है टुकड़ा, तो सम उपसर्ग आता है और धी प्रत्यय आता है। मूल शब्द आता है। सम उपसर्ग और धी मूल शब्द, इन दो के ये रूप से बना है। अगर हम लोग बात करें संधि विलोम में, संधि का विलोम क्या होता है, तो क्या विलोम होता है संधि का, पटवार के अंतर्गत भी आ चुका। अगर बात करें विग्रह, विग्रह एक बार नहीं आया था, तो विग्रह नहीं है तो आपको मिलेगा विच्छेद, दोनों में से कोई एक मिलेगा। बाकी विग्रह, विग्रह नहीं तो विच्छेद आपको उसके अंदर मिल जाएगा। दूसरी बात, संधि कहते किसे हैं, तो आप सबको ही पता है कि एक बार पहले भी बात हुई है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि। तो परिभाषा पहले मैं लिख देती हूँ। मेल से उत्पन्न विकार को, विकार का अर्थ है परिवर्तन। क्या कहते हैं, संधि। चलिए बात करते हैं। मैंने समास बताया आपको, मैंने कहा समास क्या करेगा, संयोग, और संधि क्या करेगी, दो वर्णों से एक नए वर्ण का रूप बनाएगी। तो वैसे स्टूडेंट कहते हैं संधि हमें आती है, ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलिए देखेंगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे आनी है, कैसे प्रश्न आने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो डीपली से डीपली ही होता जा रहा है। उसके बाद एक चीज़ और, आपको इसमें रटना नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है यहाँ से आते हुए, एक शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ, खूब रिपीटेबल है, मह ऋषि, ये शब्द है। अगर हम इसका टुकड़ा करें तो मेरे हिसाब से हर बच्चा ही बोलता है क्या, महाधन ऋषि। जी, मैंने गलत का टिक तो लगा दिया। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस टॉपिक के प्रति बच्चे इतना अवेयर होते नहीं है, क्योंकि उनके नज़र में तो सब कुछ आ रहा है। तो गड़बड़ तब होती है जब वो चार देखकर पूछता है, और फिर जब ये आता है फिर उसे ये नहीं लगता ये गलत क्यों हो गया, ये पता ही नहीं है। कई कह देते हैं फिर महाधन ऋषि हो सकता है। जी, होगा तो महाधन ऋषि ही, पर आपको लिखना नहीं आया। तो ये मैंने पहले इसलिए लिखा है कि अगर समझ कर पढ़ोगे, ये शब्द बचपन से पढ़ते आते हैं आप लोग जितने भी हैं, और किताब में इसको कोई तवज्जो नहीं मिलती है, ये तो आता है महाधन ऋषि है। और शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई शिक्षक भी नहीं होगा जो पढ़ाता है आपको संधि और इसका उदाहरण आपको समझाता न हो, उसके बाद भी वो चीज़ क्या हो रही है, गलत। अच्छा, मैंने कट का निशान लगा दिया तो कई बच्चे अब नियम पर पहुँचेंगे, फिर हाँ ये हो गया ना, चसी पर रह नहीं आएगा, प्रॉब्लम। एग्जाम में कोई कट थोड़ी लगाएगा, वहाँ तो खुद ही करना है आपको। तो इसका मतलब आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो मह ऋषि का संधि विच्छेद होता तो महाधन ऋषि है, लेकिन वो ये होता है। अच्छा, इसको आप देख भी लोगे तो भी आंसर होगा ये वाला ही, ज़्यादातर का 90% से ज़्यादा आंसर यही करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पर नज़र आ रहा है ना, सो वो इसी में नज़र आ रहा है। तो आप जितना समझ के इसे पढ़ सकते हो पढ़ लेना। संधि वो टॉपिक है जो कभी किसी का गलत नहीं होता, लेकिन अगर समझ के पढ़ता है तो, क्योंकि ये सही हो नहीं रहा है स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का, पता चलेगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली बात करूँ मैं तो
संधि के भेद कितने होते हैं? 3, जो आप सबको ही पता है कि संधि के 3 भेद हैं। अगर हम बात करें 3 कौन से हैं, तो पहली दीर्घ संधि, सही है क्या? यहाँ लिख देती हूँ, चलो नहीं यहाँ से हम उसको लिख लेंगे फिर उसके भेद को। स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। तीनों हमें अलग अलग पढ़नी है। बात करें स्वर संधि की, किसे कहते हैं स्वर संधि? तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, यहाँ पे हटाई देती हूँ। पहली स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मध्य होगा ये विकार। कई स्वर संधि के भेद कितने हैं? तो आप सबको ही पता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन से? उस पर अब बात कर लेते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा, अब मैं संधि नहीं लिख रही हूँ वो आपको पता ही है, वृद्धि संधि। ये वृद्धि शुद्ध है जो आपने लिखा है, मतलब देख रहे हैं आप, ये शुद्ध है। कई अलग से लिखते हैं, कैसा अभी बात करेंगे। एक होती है यण संधि, एक अयादि। कई इस दे के अंदर से ही के मात्रा लेते हैं, दे के अंदर से नहीं आएगा, किससे ही आएगा? इसके अंतर्गत बाहर से ई के मात्रा। ये शुद्ध है, आप ध्यान रखना। ये 5 भेद है स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें स्वर संधि के अंदर इन 3 तक स्वर पूरे हो जाएंगे। यानी अगर हम बात करें, आप स्वर पढ़ते हैं ए आ ई ई उ ऊ, री ऋषि, ए आई ओ औ। अगर मैं बात करूं ये 11, एक बार वृद्धि तक क्या हो चुके होंगे? पूरे। और यण और अयादि में एक बार पुनः ये स्वर क्या हो जाएंगे? पूरे। तो स्वर संधि में कितनी बार स्वर पूरे होंगे? 2 बार। अगर आपको गुण संधि आ गई तो आराम से आप याद रख सकते हो। किसको? यण को। पूर्णतः विपरीत नहीं, पर बहुत कुछ हिस्सा उसका क्या मिल जाएगा? विपरीत। और वृद्धि आ गई
तो आराम से किसे याद रख सकते हो? अयादि को। पूर्णतः विपरीत नहीं, पर बहुत कुछ हिस्सा उसका विपरीत। इतनी बात ये विपरीत होती है, ये तो आप सबको ही पता होता है। अब एक एक पर हम बात कर लेते हैं जरा। सबसे पहले दीर्घ संधि। अगर हम कहें तो ये तो क्लियर ही है कि दो समान स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। अगर हम बात करें, इसकी तो मैंने परिभाषा लिख दी है, इससे आगे मैं सिर्फ आपको सूत्र रूप ही लिखूंगी। जरा मैं लिख रही हूं, आप उसको देखिए पहले। जी, अगर हम देखें, ये पूरा एक नियम है, और क्या है इस नियम के अंतर्गत आप उसको देखें। सबसे पहली बात, ये एक सूत्र रूप लिखा है मैंने आपको, जो विसर्ग संधि तक आपके लिए मैं लिखूंगी। आपको बताई जाती है हर संधि की अपनी एक क्या होती है? पहचान। मैं आपको पहले इन्हें समझाने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ समझाना चाहूँगी, आप वो समझ लो, फिर हम इस पर बात करेंगे। हर संधि की अपनी एक पहचान होती है, और जो पहचान होती है 100% वहीं से ही संधि विच्छेद होता है। यानी जैसे आप देख संधि पढ़ते हैं तो पहचान पढ़ते हैं कि वहाँ शब्द में आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ मिलेगा, तो संधि विच्छेद भी आ से, बड़े ई से और बड़े ऊ से ही होगा। पहचान का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी भी शब्द में वो वर्ण आ गया और आपने पूछ लिया। जैसे कई बार मैं पढ़ा रही होती हूँ कि आ बड़ा ई बड़ा ऊ दीर्घ संधि में होता है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, मैडम राम का संधि विच्छेद क्या होगा? राम में आ गया ना। तो मैंने ये नहीं कहा कि आ बड़ा ई बड़ा ऊ आते ही संधि कर देना दे। संधि के दूसरी अनिवार्य शब्द क्या? कि जो शब्द का अर्थ है वही किसका अर्थ होना चाहिए? टुकड़े का। अगर दोनों के अर्थ होंगे तब तो वो चीज़ सही है, और दोनों के अर्थ में कोई समानता नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है? गलत। तीसरी चीज, एक शब्द में दो संधियों की पहचान हो सकती है। कितने की मिलेगी? दो की पहचान मिलेगी एक शब्द के अंदर आपको। लेकिन एक शब्द में दो संधि विच्छेद नहीं हो सकते। कैसे? जैसे कई बार देखा है स्वागत, स्वाधीन, तो कहते हैं क्यों स्वागत का सुधनागत क्यों हुआ, स्वधनागत क्यों नहीं हुआ? वो भी तो हो रहा है नियम से। अरे करने को तो आप पता नहीं कौन कौन से नियम से क्या क्या ले आओगे, पर संधि का नियम है कि जो शब्द का अर्थ होगा वही किसका अर्थ निकलना चाहिए? टुकड़े का। और जो शब्द का अर्थ है वो टुकड़े का अर्थ सिर्फ और सिर्फ कितने से ही निकलेगा? एक ही संधि से। यानी स्वागत में या तो स्वेदन आगति होगा या सुधन आगति होगा, दोनों रूप इसके अंदर नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको उन चीज़ों का ज्ञान होता जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, इसकी परिभाषा क्या है वो पहले तो देख लो। तो वैसे अगर साहित्यिक परिभाषा की बात करें तो आप कहते हैं यदि ए आ के बाद ए आ में से कोई स्वर आए तो आ में बदल जाएगा, या ऋस्व या दीर्घ यानी छोटे या बड़े ई के बाद छोटा या बड़ा ई आए तो बड़े ई में बदल जाएगा, और ऐसे छोटे या बड़े ऊ के बाद छोटा या बड़ा ऊ आया तो किस में बदलेगा? बड़े ऊ में। यानी दो समान स्वर मिलकर के अपने बड़े रूप को क्या करेंगे? बनाएंगे। मैंने जैसा कहा ऐसा सूत्र मैं आपको
कहाँ तक लिखूंगी? विसर्ग संधि तक। तो यहाँ देखिए, ये नियम संधि विच्छेद करते समय उल्टा चलेंगे और संधि युक्त करते समय ये नियम सीधे चलेंगे। आजकल ज़्यादातर संधि युक्त पूछ रहा है बजाय संधि विच्छेद के। तो अब ज़रा देखिए, इस सूत्र के अंदर बराबर के बाद जो वर्ण आएंगे, इसमें नहीं, विसर्ग संधि तक, वो उस संधि की पहचान होगी, बिना कहे समझ जाना, और वहीं से ही संधि विच्छेद होगा। तो पहचान है आ बड़ा ई बड़ा ओ, आपको शब्द में मिलेगा। तो दूसरी चीज, इस नियम में आपको बीच में एक दिखा, किसका निशान? प्लस का, जो कह रहा है कि इनमें से कोई एक वर्ण होगा प्लस के पहले और इनमें से एक होगा प्लस के बाद, होगा वो समान है। तो ये दोनों समान मिलकर बदलेंगे किस में? अपने बड़े स्वर में या बड़े रूप में। यानी अगर मैं बात करूं, ए के बाद ए आएगा तो भी किस में बदलेगा? आ में। अगर ए के बाद आ रहा है तो भी किस में बदलेगा? आ में। अगर आ पहले है फिर ए है तो भी किस में बदलेगा? आ में। और दोनों ही जगह आ है तो भी बदलेगा आ के अंतर्गत, दोनों सेम चीज। ऐसे ही दोनों छोटे ई मिल करके क्या बनाएंगे? बड़ा ई। पहले छोटा हो फिर बड़ा हो तो भी बनेगा बड़ा ई। पहले बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया तो भी बनेगा बड़ा ई, और दोनों ही जगह बड़ा हुआ तो भी बनेगा बड़ा ई। यही चीज़ ऊपर लागू होगी। दोनों छोटे ऊ मिल करके बनाएंगे बड़ा ऊ। पहले छोटा हो फिर बड़ा हो तो भी बनेगा बड़ा ऊ। पहले बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया तो भी बड़ा ऊ, और दोनों ही जगह बड़े हुए तो भी कौन सा ही ऊ बनेगा? बड़ा। ये चीज़ वही है जो ऊपर लिखी थी, पर लिखने की आवश्यकता अलग क्यों हुई? क्योंकि वास्तव में अगर कोई डंका सा शब्द दे देता है ना, तो सही दीर्घ संधि भी नहीं होती है आप लोगों की। यहाँ पर भी क्या खा जाते हैं? मात। आ चुका है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया था, एक शब्द दीर्घ का ही था, लगभग 90% का गलत था। कौन सा शब्द था अभी बता दूंगी। इसके अलावा पिछले ही आरएस में आया, पिछले से पिछली बार, उसमें भी लगभग का क्या हो गया? वो गलत। ये क्या चीज़ है क्या नहीं वो समझिए। अब आप लोग देखिए, ये जो प्लस के बाद स्वर है ये तो आप सब निकाल लोगे, छोटा या बड़ा ये डिपेंड होगा उस शब्द के अर्थ पर, क्योंकि वो तो पहचान में आएगा। से ये तो पता है पीछे जाना तो इनमें से ही कोई एक है, छोटा या बड़ा, वो जिसको अर्थ आएगा वो सही करेगा, जिसको अर्थ नहीं आएगा वो सही नहीं करेगा। गड़बड़ 95% बल्कि कहूँ 99% सदैव कहाँ होती है? प्लस के पहले। संधि पूरा खेल प्लस के पहले का ही है। जो गड़बड़ होती है लगभग प्लस के कहाँ होती है? पहले। अब आपको ध्यान रखना है, यदि प्लस के बाद ऊ है तो प्लस के तुरंत पहले वाले वर्ण में भी क्या ही होना चाहिए? ऊ। छोटा या बड़ा ये डिपेंड होगा उस शब्द के अर्थ पर। अगर बाद में ई है तो पहले भी क्या ही होना चाहिए? ई। छोटा और बड़ा अर्थ पर होगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कह देते हैं मैम कैसे पता चलेगा मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी, तो उसका कोई भी रूप नहीं है कि मात्रा छोटी है बड़ी है, वो पूरा खेल अर्थ का ही है। आपको आएगा तो क्लियर है, नहीं आएगा तो वहीं गड़बड़ होगा। चलिए जरा बात करते हैं। मैं एक बहुत सरल सा शब्द दे रही हूँ, हिमालय। जितने विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं, बाद में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनमें आई होप 99.99% छात्रों को हिमालय का संधि विच्छेद रटा होता है। क्या होता है मैं पूछ लेती हूँ कि उनके दिल को तसल्ली हो जाएगी। क्या होता है? हिम धन
आल्य। मैं धन बोलूँगी तो धन का मतलब वो प्लस ही है, समझ जाना, वैसे धन नहीं है। तो हिम धन आल्य, तो सबको तसल्ली तो मिल गई होगी कि हाँ हमें आता है जी। ये शब्द मैंने इसीलिए लिखा है कि दीर्घ तो रटी रटाइए याद हो जाती है, गड़बड़ यानोरा यादी में जाके खूब होती है। तो आपको ना संधि युक्त करना पता है, ना संधि विच्छेद। इसे जो मैं तरीका ले रही हूँ वो यहीं से ले रही हूँ। इस शब्द को इसलिए लिया है कि आप सबको ये आता है, तो शायद मैं जो समझाना चाहती हूँ वो आप आसानी से क्या कर लें, समझ जाए। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप संधि विच्छेद नहीं होता है शब्द का, पहला स्टेप होता है उस शब्द का अर्थ आप ले। तो हिमालय, और उससे भी पहले फिर पहचान भी आपको देखनी होगी। तो पहले हिमालय का आप शाब्दिक अर्थ, तो क्या शाब्दिक अर्थ होता है हिमालय का? तो बच्चे कहते हैं लगभग बर्फ का घर, क्योंकि आल्य का अर्थ घर होता है जी। आल्य का अर्थ घर के अलावा भी होता है, अनेकार्थी शब्द है। और क्या होता है आल्य का अर्थ? स्थान, बर्फ का स्थान, घर ही नहीं बर्फ का स्थान भी होता है, दो मीनिंग होते हैं। ये तो है पहला, क्योंकि फिर यही अर्थ होना चाहिए टुकड़े का। सेकंड स्टेप पहचान, तो आप पहचान देख रहे हैं, क्या मिला? आ। और मैंने कहा जो पहचान वहीं से ही क्या होगा? संधि विच्छेद। पहचान नजर आ रही है आपको? क्या है पहचान में? यहाँ आ। तो संधि विच्छेद भी कहाँ से ही करते हो आप? आ से। तो चलिए आज से जरा संधि विच्छेद कर लेते हैं हम जरा यहाँ। अब यहाँ देखो, इतना रूप प्लस के बाद यानी धन के बाद और इतना रूप पहले, तो ये जो रूप है वो प्लस के बाद आएगा। यहाँ है आ, जरूरी नहीं आप आई लें, लेने को ए भी ले सकते हो, पर शब्द का क्या निकलना चाहिए? अर्थ। अगर मैं यहाँ ए लूँगी तो ये शब्द बन जाएगा अलय, और हमें पता है यहाँ तो घर या स्थान का अर्थ आएगा, तो अलय की बजाय वो शब्द क्या होता है? आल्य। ये तो हुआ बात के बाद। पहले ही के बाद आया मैं। नियम से ये मैं आधा होना चाहिए था, जो मुझे लिखना चाहिए था। आधा क्यों लिखना चाहिए था? क्योंकि इस मैं के अंदर जो स्वर है उसका रूप तो हम बाद में ले जा चुके हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग तो वो आधा ही हो जाना चाहिए मैं। पर ये संधि है, वो भी दीर्घ संधि, जिसका नियम है जो स्वर प्लस के बाद वही स्वर प्लस के पहले अंतिम वर्ण में। ये ए आ वाले तो फिर भी नहीं होते हैं गलत, ई और उ तो खूब गलत होते हैं आपसे। अगर हम यहाँ बात करें, अब मैं में भी या तो ए जोड़ोगे या आ जोड़ोगे। आ जोड़ते तो हिमा और ए जोड़ते तो हिम। बर्फ हिम को या हिमा को, तो आप सबको पता है बर्फ बोलते हैं हिम को। तो ए लोगे तो ये क्या बन जाता है? पूरा। तो संधि विच्छेद होता है फिर हिम धन आल्य। अब देखो संधि युक्त कैसे होता है? प्लस के तुरंत पहले वाले वर्ण का स्वर और प्लस के बाद वाले का, और फिर नियम सीधा। ये देखो मैं में कौन सा स्वर आया? ए के बाद आगे क्या आया? आ। नियम सीधा, ए के बाद आ किस में बदल जाता है? आ में। अब हमें करना है क्या? संधि युक्त। अब हम करेंगे संधि युक्त। तो जरा यहाँ देखो, ही का ही नियम से मैं पर होना चाहिए था हलन। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि मैं में से ए लिया है मैंने यहाँ, जिसका रूप आगे है। तो जैसे मैंने मैं में से ए लिया, मैं कैसा हो गया? आधा। ये आ यहाँ चुका, और विसर्ग संधि तक ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो रूप आता है वो प्लस के तुरंत पहले वाले वर्ण में जुड़ता है। तो इन दोनों का क्या रूप आया? आ, और प्लस के पहले वाला रूप आया मैं, यानी मैं में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? आ। ठीक है, ये मैंने सीधा लिख दिया यहाँ ऐसे, क्योंकि अगर बोर्ड होता तो मैं साफ करके सीधा वैसे लिख देती, तो मैंने यहाँ लिखा है आ। चूंकि ये आ यहाँ चुका, अब बचा शब्द क्या है? ले। ये बना। चूंकि मैं में आ जुड़ेगा
तो व्यंजन में स्वर जुड़ेगा, तो व्यंजन में स्वर जुड़ते के साथ व्यंजन का हलंत व्यंजन का हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ही में आ जोड़ोगे, हमेशा स्वर व्यंजन में मात्रा के रूप में जुड़ता है। आ की मात्रा लगी, हिमा, बच्चा ले, और शब्द क्या बन गया, हिमालय। आगे देखिए, खूब आ चुका है पर्यायवाची में। मैं पूछ लेती हूँ, बताओ गिरीश किसे कहते हैं? बच्चे कहते हैं पर्वत को। अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ संधि विच्छेद, तो कई कहते हैं गिरिधन ईश, कई कहते हैं गिरिधन ईश। यहाँ गड़बड़ होनी शुरू हो चुकी होती है उनकी। सबसे पहली बात, अरे गिरी का अर्थ ही पर्वत हो गया, ईश का अर्थ तो स्वामी भगवान से लेते हैं आप लोग, तो पर्वत का भगवान पर्वती, ये कौन सा पर्यायवाची है? और एक आध का नहीं, 3 का पर्यायवाची है। पर वही बात है जैसा मैं कह रही हूँ, आप रट कर बैठे हुए हो, आपको अर्थ लेने ही नहीं है। आपको ये रहता है ये तो आता है, इसीलिए कुछ भी नहीं आता है। फिर अर्थ लें तो ये स्थिति नहीं रहे आपके। सबसे पहले गिरीश पर्यायवाची है शिव का, शिव के बाद पर्यायवाची है कृष्ण का, और 3rd नंबर पर है हिमालय का। और आप कहाँ अटकते हो जाके? पर्वत पर। पर्वत पर अटका दिया, यानी अर्थ आ ही नहीं रहा है। संधि विच्छेद कैसे हो रहा है तो वो आपको पता है, ये रटा हुआ है, वो रटा हुआ है इसलिए कर दिया। नहीं होता रटा हुआ, नया शब्द होता तो हम नहीं करते। यहाँ देखो, ये देखिए, र के अंदर अगर हम लोग बात करें, क्या आया इसके अंदर? ई, वो भी कैसा आया है? बड़ा। तो संधि विच्छेद कहाँ से होगा? बड़े ई से। तो इतना रूप बाद में, इतना पहले, तो ये ई आएगा। लेने को तो छोटा भी ले सकते हो, पर आपको पता है ईश में ई की मात्रा कैसी होती है? बड़ी। छोटा अशुद्ध है, तो अब उसमें किसकी मात्रा लगा चुके? ई की। पहले देखो, पहले बचा है गिर, रे पर क्या होना चाहिए? हलंत, क्योंकि रे का स्वर बाद में जा चुका। तो कई तो रे पर हलंत लगाकर गिरधन ईश ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये ई जैसे ही जुड़ेगा बड़ा हो जाएगा। पर दीर्घ संधि है, जो स्वर प्लस के बाद वही स्वर प्लस के पहले वाले वर्ण में, तो रे में भी ई आएगा, तो रे में ई लगेगा तो शब्द क्या बनेगा? गिरी। अब गिरी में रे में ई की मात्रा छोटी या बड़ी? जी छोटी, लेकिन प्रॉब्लम देगा बड़ी भी, दोनों मिलेंगे। और अगर संयोग वो विकार उत्पन्न करोगे तो दोनों ही मिलकर बनेंगे बड़ी। दूसरी बात, अर्थ बड़े गिरी का भी होता है। क्या होता है? एक तो क्रिया होता है मैं अभी गिरी, वो, और एक गिरी होता है बीज, बादाम गिरी, आपने सुना होगा, बीज वाला रूप। तो गिरी के तो ऑलरेडी 2 अर्थ, जिसमें ई की मात्रा क्या है? बड़ी। ये जो छोटी रे में ई की मात्रा वाला है, इसका अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वत का स्वामी। तो रे में ई की मात्रा बड़ी कर देते तो अर्थ के हिसाब से 100% क्या होता? गलत। अब ये मैं नहीं बता सकती कि मात्रा कहाँ छोटी आएगी और कहाँ बड़ी। ये अगर आपको शब्द शुद्धि आएगी, शब्द का अर्थ आएगा तो करने में समर्थ रहोगे, अदरवाइज नहीं। ऑप्शन दोनों मिलेंगे। संधि युक्त देखो, बताओ रे के अंदर कौन सा स्वर है? ए छोटा है, उसके आगे बड़ा ई, और दोनों ई मिलकर के क्या बनेंगे? बड़ा ई। संधि युक्त, गी का गी, रे पर होगा हलंत। क्यों? रे में से ई यहाँ लिया था, तो रे पर क्या लग चुका? हलंत।
ये ई यहाँ आया, इन दोनों का जो रूप है वो आप किस में जोड़ोगे? रे में। यानी रे में आपको क्या जोड़नी है? बड़े ई की मात्रा। ये ई यहाँ गया, बच्चा क्या? श। अब आप जब जोड़ोगे तो रे में ई स्वर जुड़ेगा और जैसे ही ई जुड़ेगा रे पूरा, और शब्द क्या बन गया? गिरीश। समझ में आई बात? आगे की बात करते हैं हम। संधि की सबसे अच्छी चीज होती है, अगर बच्चा बिना रटे पढ़ता है, कैसा भी शब्द हो, नियम पर चलता है, आपके तो 4 ऑप्शन आते हैं, अर्थ पता है, तो आप लगभग सही तक क्या हो सकते हो? पहुंच सकते हो। अगर आप यहाँ पहचान देखें तो क्या पहचान नजर आ रही है? ऊ। और वो भी कैसा नजर आ रहा है? बड़ा। तो संधि विच्छेद कहाँ से होगा? बड़े ऊ से। संधि विच्छेद बड़े ऊ से। तो बड़ा ऊ और रजा यानी रह के ऊपर जो जाके ऊपर रह है और वो तो आएंगे प्लस के बाद, और खाली भय प्लस के कहाँ आएगा? पहले। तो ये तो हो गया ऊर्जा। ऊर्जा में वो बढ़ाइए, पहले आएगा भय, नियम से भय आधा होना चाहिए, पर दीर्घ संधि है, जो स्वर प्लस के बाद वही स्वर प्लस के कहाँ होना चाहिए? पहले। तो प्लस के पहले भी क्या आना चाहिए? ऊ। तो भय में ऊ लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? भू। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और भू में ऊ की मात्रा कैसी आएगी फिर? बड़ी। तो भूधन ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, तत्पुरुष समास इसके अंदर होगा। संधि युक्त देखो, भय में स्वर ऊ, आगे बड़ा ऊ, और दोनों ऊ मिल करके कैसे बनाओगे? बड़ा ऊ। संधि युक्त कर लो। भय पर होगा हलत, क्योंकि ऊ यहाँ आया, ये ऊ यहाँ आया, दोनों को मिलाया यानी दोनों का जो विकार आया वो इसमें जोड़ोगे तो भय में बड़ा ऊ जुड़ेगा। ये ऊ यहाँ था, इसलिए आगे आया रजा। चूंकि भय में ऊ आएगा, क्या आ गया शब्द? भूर्जा। समझ में आई बात जी? तो मैंने आपको तीनों के एक एक उदाहरण समझाए हैं। जब स्वर संधि के 5 रूप क्लियर हो जाएंगे तो मैं मिक्स में इनके कुछ शब्द आपके सामने लिखूंगी, तब हम उन पर बात करेंगे कि आखिर कब किस में कौन सा रूप आएगा संधि का, जिससे आपको वो क्या हो जाए? क्लियर। यहाँ लिखूंगी तो ये कन्फर्म ही है, आपको पता ही है दीर्घ संधि लिखी है तो इसका मतलब वहीं से ही रूप क्या हो जाएंगे? क्लियर। तो आप रटे रटाए बैठे रहते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है। तो मैं ये चेक करूँगी आपको कितना रूप समझ में आया और कितना नहीं। जब 5 स्वर के उदाहरण कंप्लीट तो एक साथ फिर मैं शब्द लिखूँगी, उन पर बात करूँगी, फिर आपको पता चल जाएगा आपको कितना रूप समझ में आया और कितना रूप समझ में नहीं आया। समझ में आई बात? तो हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, अब हम सेकंड पर बात करेंगे। दूसरी संधि कौन सी? गुण संधि। अगर हम लोग बात करें किसे कहते हैं तो मैं पहले लिखती हूँ सूत्र, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी समझिए आप, इसके अंदर नियम है, यदि ए आ के बाद ई आए, कोई सा भी ई हो सकता है, छोटा भी और बड़ा भी, तो ई किस में बदल रहा है? ए में। ए आ के बाद क्या आ रहा है? ऊ,
छोटा या बड़ा कोई भी हो, तो ऊ किस में बदल रहा है? ओ में। और ए आ के बाद क्या आ रहा है? री, तो री किस में बदल रहा है? अर में। यानी ये रूप कुछ ऐसा बना है कि प्लस के पहले अंतिम वर्ण में ए आ में से कोई भी स्वर हो सकता है, उसका क्या निकलना चाहिए? अर्थ। बाद में कोई भी ई तो बदलेगा ए में। ए आ के बाद ऊ आता है कोई भी तो बदलता है ओ में। और ए आ के बाद आता है री तो बदलता है अर में। समझ में आई बात? पहचान क्या है? तो लगभग विद्यार्थी बता देते हैं इसकी पहचान कि एक ही एक मात्रा होती है, ओ की एक मात्रा होती है, तो कहते शब्द पर एक मात्रा आती है। तो दूसरी अर की पहचान, तो लगभग आपको शी पर या शे पर क्या नज़र आ जाता है? रह। मैं ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, लगभग। अदरवाइज ऊपर क्या मिलता है? रह। बिना ऋषि वाले उदाहरण भी हम जब पांचों पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी वहाँ से भी। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला उदाहरण आपके लिए, शब्द आया दिनेश। किसका पर्यायवाची है? संधि विच्छेद दिन धन ईश सबको रटा है। पर्यायवाची पूछते हैं तो आता ही नहीं है। फिर ये नहीं समझ में आता, जब शब्द का अर्थ ही नहीं आता फिर संधि विच्छेद कैसे कर लेते हो आप लोग? ये सबसे बड़ी रूप होता है। अच्छा टुकड़ा कर लो फिर आपको ध्यान आ जाएगा, हाँ दिन का स्वामी तो सूर्य हो गया ना। पर सीधा पूछो एक बार कि मैं दिनेश किसका पर्यायवाची है, पढ़ा ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है किसका, इसलिए वो गड़बड़ होती जाती है। सबसे पहले पहचान। पहचान क्या है? एक मात्रा। तो मैंने कहा जो पहचान वहीं से संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद भी कहाँ से होगा? ए से। अब देखो नियम, मैंने कहा था संधि विच्छेद करते समय नियम उल्टा, संधि युक्त करते समय नियम सीधा। जी आप यहाँ देख लीजिए, जी वहाँ देख लीजिए, यहाँ तीनों अलग अलग लिखे हैं, वहाँ तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। अगर आपको नजर आए तो शब्द में क्या मिल चुका है आपको? ए। नियम उल्टा चलेगा। ए किसका रूप था? तो आप पढ़ते हैं ए आ के बाद ई, तो यानी ई आया तो ई किस में बदल रहा है? ए में। तो यानी ए रूप किसका था? ई का। ए रूप ई का। तो ई प्लस के पहले या बाद में? प्लस के कहाँ है? बाद में। तो ये जो ए है जिसको हम ई का रूप देंगे वो और बाद का, इतना रूप तो आया प्लस के बाद और इतना रूप हुआ प्लस के पहले। तो संधि विच्छेद करोगे ए से, ए बदला ई में, तो मैंने ए को बदला है ई में, पहले छोटा ही लिख लो। ए को बदला ई में, आगे आया शे। अब हमें पता है ईश में ई की मात्रा कैसी होती है? बड़ी। बड़ी कर दो, क्योंकि आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, छोटी भी और बड़ी भी। तो बड़ी थी तो बड़ी। पहले क्या बचा? दिन। नियम से अब न तो आधा हो जाना चाहिए, क्योंकि ए का रूप तो प्लस के बाद गया, पर गुण संधि है। प्लस के तुरंत पहले वाले वर्ण में या तो ए स्वर होना चाहिए या आ, तो ही गुण संधि होगी, नहीं तो नहीं। तो न में या तो ए लगाओगे या क्या लगाओगे? आ। तो न में ए लगा तो दिन और आ लगा तो दिना। अब शब्द दिना तो नहीं होता, शब्द क्या होता है? दिन। तो संधि विच्छेद हुआ दिन धन ईश, दिन का स्वामी। संधि युक्त करो। देखो न में कौन सा स्वर आया? ए। आगे क्या आया? ई। अब देखो नियम सीधा, ए के बाद ई किस में बदला? ए में। यहाँ आया ए, संधि युक्त करते हैं। दी का दी, न पर क्या लगाओगे? हलंत। क्यों? क्योंकि न में से ए यहाँ आ चुका था, ये ई यहाँ आ चुका था, और मैंने कहा विसर्ग संधि तक ध्यान रखना, इन दोनों के जो रूप होंगे
वो प्लस के पहले वाले में लगेंगे। यानी न में क्या जोड़ोगे? ए, आगे लिख दिया मैंने ए, ये ई यहाँ चुका था, बचा क्या? श। अब हमें पता है व्यंजन में जैसे ही ए जुड़ेगा तो व्यंजन में न का हलंत हट जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? दिनेश। समझ में आई बात? अगला उदाहरण, अगर आप ऐसे अभी समझ के चलेंगे तो आगे जाके यण और अयादी को करना बहुत ही सरल हो जाता है बच्चे के लिए, अदरवाइज वो क्लियर नहीं हो पाती हैं सभी से। ये देखो वनोत्सव, पहचान ओ, संधि विच्छेद भी ओ से। नियम में देखो ओ किसका रूप? ऊ का, प्लस के कहाँ है? बाद में, तो ये इतना रूप तो गया बाद में और इतना रूप आया पहले, तो ओ है, ओ को किस में बदल रहे हो? ऊ में, तो ओ को बदला ऊ के अंदर, पहले छोटा लिख लो, तो ओ को बदला ऊ में। उत्सव, अब हमें पता है उत्सव में वो छोटा ही होता है, छोटा ही। आगे आ गया वन, अगर आ लगाते तो बनता वना, क्योंकि न में हमें लेना क्या है? ए या आ, तो न में ए लगेगा वन और आ लगेगा वना। वना तो शब्द ही नहीं होता, शब्द वन होता है, तो संधि विच्छेद हो गया वन धन उत्सव। अब देखो न में कौन सा स्वर आ गया? ए, आगे क्या आ गया? ऊ, नियम सीधा, ए के बाद ऊ, तो ऊ किसके अंदर बन गया? ओ में। अब हम बात कर रहे हैं संधि युक्त का, वह का वह। अब देखो न पर क्या होगी? हलंत, क्योंकि न में से ए यहाँ लिया है तो इस पर हलंत आ गया, ये ऊ यहाँ आ गया। इन दोनों का जो रूप है किस में जोड़ोगे? न में, तो न में आगे ओ लिख दो, बचा तत्सव। अब संधि युक्त अगर आप कर रहे हैं तो वह न का हलंत हटकर ओ की मात्रा, शब्द क्या बन गया? वनोत्सव। समझ में आई बात? अब हमें बात करनी है उस महर्षि वाले शब्द पर जो मैंने आपको बताया था कि गलत हो गया। गलत वाला रूप था शिप पर रह। जब भी रे की ध्वनि के शब्द आए संधि में, आप उनके टुकड़े करो, नहीं तो क्लियर ही नहीं होगा। अब आपको पता है ये रे कैसा है? आधा, ऊपर जो शिरो रेखा पर लिखा जाता है वो रे आधा होता है, तो टुकड़ा करो। मैं, है, रे आधा, शी, क्या बना है शब्द? महर्षि। अब देखो है के अंदर स्वर आया, इसके अंदर है के अंदर कौन सा स्वर आया? ए, है में ए है और उसके आगे क्या है? रे। अब कहीं आपको अर नजर आएगा और हाँ देखो नियम में अर रूप किसका है? री का, जो प्लस के कहाँ है? बाद में, तो ये अर्शी प्लस के बाद, और मैं और आधा है प्लस के कहाँ आया? पहले। संधि विच्छेद अर से, अर को किस में बदलोगे? री में, तो है में जो ए है और रे है, अर, उस अर को बदला आपने री में। आगे आया शी, क्या बना शब्द? ऋषि। पहले मैं, है, नियम से है कैसा होगा? आधा, पर है में क्या लगाओगे? ए या आ में से कोई एक स्वर। ए लगाओगे तो मह और आ लगाओगे तो महा। शब्द महा होता है, आपको पता है मह नहीं होता है। क्या बना? महाधन ऋषि। अब आप देखो गलती, आपसे तुरंत शी पर क्या लग जाता है? रे। ये पता ही नहीं फिर री कहाँ से आ गया और वहीं आप मात खा जाते हो। आता गड़बड़ रूप। अब संधि युक्त देखो,
है में कौन सा स्वर आ रहा है? आ। इसके बाद है री, आ के बाद है री, किस में बदल जाएगा? अर में, संधि युक्त। मैं, है होगा आधा। क्यों? आ यहाँ लिया, री यहाँ। इन दोनों का जो रूप है वो किस में लगाओगे? है में। तो है के आगे अर लिख दो, तो माहर। ये री यहाँ गया, बचा क्या? शी। अब देखो रूप वैसे लिखो, मैं है, क्योंकि है में ए जुड़ जाएगा तो है पूरा, रह तो आधा ही है। और शी, चूंकि आधा रह हमेशा शिरोरेखा पर जाएगा अगले वर्ण पर, तो आप जब वैसे लिखोगे तो रूप क्या हो जाएगा? महर्षि। शायद उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे बना है, कहाँ से बना है और क्या ये चीज़ बनती है और कैसे ये होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ से जो मुझे और करनी है वो क्या? मैं बच्चों से पूछती हूँ जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ कि यशोदा का संधि विच्छेद करो, तो बच्चे कहते हैं यशय धन्य दा। पूछती हूँ कौन सी संधि? कहते हैं विसर्ग। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ अगला मनोबल, कहते हैं मनय धन बल। तो वही बात, संधि विसर्ग। मनोज मनय धन जय, संधि विसर्ग। यशोगान यशय धन गान, संधि विसर्ग। तो मैं जो प्रश्न पूछने जा रही हूँ आपसे, शायद मेरा प्रश्न तो आपको समझ में आ चुका होगा। हमारे यहाँ 90% बच्चा तो रटके ही रखता है, अरे वो आ गया, वो आते ही हो गई गुण संधि। अब मैंने आपको काफ़ी उदाहरण दिए हैं और आपके आंसर भी अगर आप बोलते तो यही बोलते, विसर्ग संधि। तो मैं वहाँ बच्चों से पूछ लेती हूँ कि पता कैसे चल जाएगा कि ये ओ का उदाहरण गुण में आएगा और ये ओ का विसर्ग में आएगा। तो कई बच्चे कहते हैं मैडम अर्थ से। अर्थ तो आता ही नहीं, अर्थ आता है तो प्रॉब्लम ही क्या थी? फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्रॉस क्वेश्चन में कि एक शब्द है इच्छा, बताओ इच्छा का संधि विच्छेद होगा क्या? नहीं। फिर मैं कहती हूँ होगा, ईद अनिच्छा, अर्थ पता है? नहीं। तो अर्थ ही नहीं आता, बात तो अर्थ की है। जिसे अर्थ आएगा उसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसकी है जिसको अर्थ आएगा नहीं। वो कैसे करेगा? कई कहते हैं मैडम इसमें स्वर है प्लस के बाद, वहाँ स्वर नहीं। तो मैं पूछ लेती हूँ, फिर शब्द है मनोनुकूल, मनोभिलाषा, मनय धनाभिलाषा, मनय धन अनुकूल। क्यों? क्योंकि तो मुझे पता होता है, आपके आंसर्स ये होते हैं, लेकिन वहाँ भी है स्वर। तो पता क्या है, कैसे करोगे, इसका मतलब पता नहीं है, फिर रटा है। रही बात ये कि नियम याद रहेगा, नियम तो याद ही नहीं रहते हैं। 2 दिन याद रखोगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ा तो वो दिमाग से निकल ही जाना है। सर नियम से तो कभी याद ही नहीं होगी। हाँ, किसी शब्द की संधि विच्छेद आता है तो उससे वो नियम याद आ सकता है आपको पूरा कि नियम क्या था। तो इसकी मैं सीधी पहचान बता देती हूँ। अब यशोदा, मनोज, पयोद ये विसर्ग के होंगे या नहीं, वो तो विसर्ग में बात करूँगी मैं आप लोगों से, लेकिन यहाँ चल रही है बात तो मैं उसी पर बात कर लेती हूँ। जिस बच्चे का उच्चारण सही होगा, जो टुकड़े करके बोल सकता है शब्द, उसको देखते ही ये तो पता चल जाएगा कि ये उदाहरण गुण संधि का है और ये उदाहरण गुण संधि का नहीं है। आखिर कैसे? तो आप जब शब्द का उच्चारण करें टुकड़े में, तो यदि शब्द में से ओ के तुरंत बाद, सिर्फ ओ स्वर के, ओ स्वर के तुरंत बाद उ की ध्वनि उच्चरित होती है, इसका मतलब गुण में है, और उ की ध्वनि उच्चरित नहीं होती तो इसका मतलब उसके अंदर गुण तो नहीं है। विसर्ग होगी नहीं होगी वो बात की बात है,
बोलकर कैसे देखोगे? जैसे मैंने आपसे कहा शब्द बोलिए टुकड़े करके, तो आप बोलेंगे वनोत्सव ऐसे, तो ओ के बाद किसकी ध्वनि आपके मुख से निकलेगी? ऊ की। वनोत्सव ऊ आ रहा है। महोत्सव तो महोत्सव ओ के बाद किसकी ध्वनि साउंड हो रही है? ऊ की। आप लोग अपने मन में बोल करके देख लीजिएगा जो भी आप देखने वाले हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए इस चीज को। अब आप बोल के देखो यशोदा, तो ओ के बाद ऊ की कहीं ध्वनि नजर आ रही है क्या? तो ओ के बाद तो दाई आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। यशोगान, ओ के बाद ऊ की ध्वनि कहीं सुनाई दे रही है? यशोगान कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है। मनोबल, बोल के देखिए मनोबल, ओ के बाद ब की ही ध्वनि आ रही है वहाँ। आगे मनोज, मैं नो ओ के बाद जय आ रहा है, मनोज। अब बोलो आप इसमें साहित्योन्नति, तो साहित्योन्नति आप बोलेंगे तो ओ के बाद उ की ध्वनि सुनाई दी क्या? तपोवन, तपोवन, ओ के बाद उ आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा, ओ के बाद वे आ रहा है। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ओ के बाद उ आ रहा है। मानसोल्लास, उ आ रहा है। उ आ रहा है तो गुण है, और उ नहीं आ रहा तो गुण तो नहीं है। बाकी कोई और हो वो वक्त बताएगा। तो टुकड़े करोगे तो इसमें ओ के बाद आपको किसकी ध्वनि सुनाई देगी? ऊ की। और विसर्ग वगैरह के या और जो शब्द होंगे जो इसमें नहीं होंगे, उसमें किसकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी? ऊ की, क्योंकि ये क्रॉस करता है। क्योंकि ओ के उदाहरण विसर्ग में भी आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। ए और अर नहीं करता क्रॉस, वो तो सीधा है। सिर्फ ओ के बाद ऊ की है तो गुण है, और ओ के बाद ऊ नहीं है तो गुण नहीं है। समझ में आ गई बात? ये गुण संधि की बात हुई। अब तीसरा रूप आ चुका है आपका। कौन सी संधि हो चुकी है? वृद्धि संधि। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वृद्धि संधि की हमें क्या करनी है बात? देखिए, अगर हम वृद्धि संधि की बात करें तो लगभग लगभग की ये क्लियर होती है वृद्धि संधि, पहचान भी इसकी क्लियर होती है भी थोड़ा छोटा सा ही रूप इसके अंदर। फिर भी बात कर लूँ कहते किसे हैं, तो मैं पहले इसका नियम रूप लिख देती हूँ, फिर हम इसकी पहचान से इसकी परिभाषा तक पहुँच जाएंगे। जी, ये है वृद्धि संधि का रूप। अगर हम इसके अंतर्गत बात करें क्या है इसके अंदर, तो नियम है यदि ए आ के बाद ए आई में से कोई क्या आता है स्वर, तो किस में बदल जाएगा? आई में। ए आ के बाद यदि ओ औ में से कोई स्वर आया तो परिवर्तन रूप किस में आ जाएगा? औ में। जैसा कि नाम ही है वृद्धि, तो हर विद्यार्थी को पता है कि इसकी पहचान है शब्द में कितनी मात्राएं मिलेंगी? 2, क्योंकि ऐ की भी 2 ही मात्राएं होती हैं और औ की भी कितनी मात्राएं होती है? 2। यानी अगर मैं बात करूं ए आ के बाद ए ऐ में से कोई स्वर आएगा
तो किस में विकार उत्पन्न होगा? आई, परिवर्तन रूप आई का। ए आ के बाद ओ या औ आता है तो रूप बदलेगा किसका? औ का। ये रूप है। उदाहरण से बात कर लेते हैं हम जरा। ये देखिए, शब्द कौन सा है? सदैव। अगर हम लोग बात करें पहचान, कितनी मात्रा हुई? 2। संधि विच्छेद भी कितनी मात्राओं से ही होगा? फिर 2 से, यानी आई से। नियम उल्टा देखोगे, ये देखो आई, आई किसका रूप होता है? ए या आई का, जो प्लस के कहाँ आ रहा होता है? बाद में। तो ये इतना रूप तो आ गया प्लस के बाद, इतना रूप आ गया पहले। तो आई है, आई को बदला ए में, पहले ए में बदल दिया। सदैव का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा ही हो रहा है वो सदैव है, सबको ही पता होता है। आई को बदला किस में? मैंने ए में। आगे वह। अब आपको पता है शब्द बना है एव, तो ए भी शुद्ध होता है, ऐव नहीं होता, यानी हम ए ही रखेंगे। एव का अर्थ होता है ही। पहले की बात करूं तो सद बचा, वो भी देह में हलंत होनी चाहिए, लेकिन तभी वृद्धि संधि होगी जब प्लस से तुरंत पहले वाले वर्ण में कौन सा स्वर आएगा? ए या आ। यानी दे में या तो ए जोड़ोगे या आ, दे जोड़ा तो सद और आ जोड़ा तो सदा। मुझसे विद्यार्थी पूछ लेते हैं, यहाँ कई बार कह देते हैं मैडम आ क्यों जोड़ रहे हो? ए भी तो जुड़ सकता है, सद का भी तो अर्थ होता है। मैं पूछ लेती हूँ सद का अर्थ क्या? अच्छा होता है ना सद का अर्थ। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सद का अर्थ अच्छा नहीं होता, सत का अर्थ अच्छा होता है, और उसमें भी वो तय कैसा होता है? आधा। पर एग्जाम में ये थोड़ी कोई बताने आएगा इसका अर्थ ये होगा, वो तो आपकी खुद की कॉमन सेंस वाली बात होगी। तो आपने मान लो इस सद का अर्थ ही अच्छा लिया होता, चलो हम तो यही मान के चलते हैं कि आपने सद का अर्थ अच्छा लिया होता, पता कैसे चलता आप गलत हो? सिर्फ अर्थ से। सद का अर्थ हुआ अच्छा आपकी नज़र में, और एव का अर्थ क्या हो गया? ही। तो अर्थ क्या निकला? अच्छा ही। जबकि शब्द का अर्थ क्या है? हमेशा ही। जो शब्द का अर्थ है वो टुकड़े का अर्थ नहीं, इसका मतलब इसमें सद नहीं हो सकता। अच्छा, मैं अगर यहाँ आ लगाऊं तो शब्द बनेगा सदा, सदा का अर्थ हो गया हमेशा, और एव का अर्थ हो गया ही। तो ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और जाए। तो अर्थ तो मैंने कहा ना सिर्फ एक से ही आएगा जो शब्द का है, 2 से आएगा ही नहीं। अब आगे की बात देखो, दे में कौन सा स्वर आ गया? आ। इसके बाद ए, आ के बाद ए है, तो किस में बदला? आई में। संधि युक्त देखो, से का से, दे पर क्या होगा? हलंत। क्यों? आ यहाँ आया, ए यहाँ। मैंने कहा विसर्ग संधि तक ध्यान रखा है, इन दोनों का जो रूप आएगा प्लस से पहले लगेगा, तो आई, आगे आया वह। अब जैसे ही दे में आई की मात्रा जोड़ोगे तो दे पर आई की मात्रा और वह, क्या बन गया शब्द? सदैव। अगला उदाहरण देखो, औषधि। तो पहचान, ये री पहचान, इसमें औ की क्या हो गई? मात्रा। संधि विच्छेद औ से। नियम में देखो औ किसका रूप है? ओ या औ, प्लस के पहले क्या मिलेगा? ए या आ। तो संधि विच्छेद तो औ से, औ बदलेगा ओ या औ में, जो प्लस के कहाँ आएगा? बाद में। तो इतना रूप बाद में, इतना रूप क्या आया? पहले। अब देखो यहाँ से पहले करो ओ, शय और धी। अब आपको पता है औषधि नहीं होता है, शब्द क्या होता है? औषधि। तो हमने औ की मात्रा लगा दी, पहले बचा मैं है,
है आधा, पर है में क्या लगाओगे, ए या आ, तो है में आ लगा, क्या बन गया, महाधन औषधि। संधि युक्त है में स्वर आ, इसके बाद औ, आ के बाद औ है, तो किस में बदलेगा, औ में, ये बदल गया औ में। संधि युक्त मैं है पर क्या होगा, हलंत। अब देखो है में से आ यहाँ आया, ये औ यहाँ आया, इन दोनों का रूप जो औ वाला है वो इसमें है में जोड़ोगे तो औ की मात्रा, और ये क्या बचा, शधि, ये रूप। ये अगर आप है को अंदर औ लगाओगे तो शब्द बन जाएगा महौषधि। अब यहाँ जरा मेरी एक बार बात सुनो, मैंने आपसे कहा था कि वृद्धि संधि तक एक बार स्वर क्या हो जाएगा, पूरा। अब आपको वो नजर आ रहा है, वृद्धि संधि आ चुकी है, अंत में देख लीजिए आपको नजर आ चुका है औ, और ये स्वर भी क्रम वाइज है, इसलिए इन संधियों का क्रम भी ऐसा ही लिखा जाता है। अब देखिए दीर्घ संधि में तो जो पहले था वही बाद में है, सेम है। गुण संधि में क्या आया था, प्लस के पहले ए आ, ए आ के बाद कौन से स्वर आते हैं, ई ऊ री ऋषि, और री के बाद कौन से स्वर आते हैं, ए आई ओ औ। तो आधे स्वर गुण संधि में है, प्लस के बाद वहाँ, और उससे आधे वाले आगे के कौन सी संधि में आ रहे हैं, वृद्धि में। दोनों में प्लस के पहले क्या है, ए आ, तो उसके अंदर ई ऊ री ऋषि था, और री के आगे ए आई ओ औ का रूप किस में आ चुका है, वृद्धि संधि के अंतर्गत। तो एक बार स्वर क्या हो चुका है, रूप इसमें पूरा। अब हम जरा बात करते हैं हमारी चौथी संधि, महत्वपूर्ण संधि। महत्वपूर्ण तो सभी चीजें हैं वैसे, ये देखिए यण संधि। यण संधि किस संधि का विपरीत रूप होता है, गुण का। गुण का नियम था ए आ के बाद ई ऊ री ऋषि, वो स्वर जो वहाँ बाद में थे वो यहाँ आएंगे पहले, यानी वो स्वर तो यहाँ बराबर है, लेकिन वहाँ प्लस के पहले था ए आ, या प्लस के बाद ए आ नहीं आएगा, तो कोई भी असमान स्वर ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ई बदलेगा य में, ऊ बदलेगा व में, और री बदलेगा र में। ये है आपकी संधि रूप। सबसे बड़ी बात, पहचान मैं पूछ लेती हूँ कई बार विद्यार्थियों से, तो कहते हैं मैडम शब्द में यह वह रह से पहले आधा वर्ण आएगा। अरे आधा वर्ण तो पता नहीं कितने शब्दों में कितनी जगह लिखा मिलेगा। कई सीधा ही बोलते हैं शब्द में आधा वर्ण मिलेगा, तो आधा वर्ण तो राज्य में भी आ जाएगा, तो क्या उसमें हो जाएगी क्या। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज एक ही है, क्या कि शब्द में य व और रे पूरे मिलेंगे। आप देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है, पर ये जब मूल शब्द में आपको मिलेंगे तो आधे नज़र नहीं आएंगे, वहाँ कैसे मिलेंगे, पूरे। और इनसे तुरंत पहले वाला वर्ण कैसा मिलेगा, आधा, वो आधा होगा तुरंत पहले वाला। उसमें भी ये जो रे है ऐसे तो आपको कभी वो मिलेगा ही नहीं, तो ये रे आपको मिलेगा त्रय के रूप में। क्या मिलेगा आपको, त्रय। अगर आपको नहीं पता
तो संयुक्त व्यंजन आप पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ संयुक्त व्यंजन की बात हुई है, वर्ण विचार पर मैंने कोई बात की नहीं थी, तो मैं आपको यहाँ पर ज़रा बता रही हूँ कि वो 4 रूप कौन से हैं संयुक्त व्यंजन के। एक तो होता है क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, ये 4, जिसमें अगर हम बात करें क्षय की तो कै धन क्षय, त्रय, तय धन रै, ज्ञ, जय धन य, और श्रेय शय धन रे। चलिए बात कर लेते हैं हम इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें संयुक्त व्यंजन, ये 4 क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, इन चारों का पहला वर्ण आधा है, दूसरा वर्ण पूरा। मैं आपके सामने यहाँ लिख चुकी हूँ कि रे किस रूप में नज़र आएगा आपको, त्रय वाले रूप में आपको वो नज़र आएगा। तो यहाँ देखो ज़रा, ये संयुक्त व्यंजन त्रय, ये देखो रे पूरा, और रे से तुरंत पहले कैसा वर्ण है, आधा। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, अभी जूनियर अकाउंटेंट में पिछले टाइम आया था, बहुत ही सरल शब्द था दिखने में तो, लेकिन वो सही हुआ नहीं था। अब देखिए ये रूप बना क्या है, ये रूप कुछ ये बना है, क्या, यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, बाकी और कोई स्वर हो सकता है, ए हो सकता है, आ हो सकता है, उ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया ओ, ई के बाद असमान स्वर आ गया ओ, तो अब नियम सीधा होगा, ये बनेंगे कैसे वो रूप देख लो। अब ई के बाद असमान स्वर, तो ई किस में बदलेगा, य में, यह कैसा होगा, आधा, ई यह में बदल रहा है आधे में। अब प्लस के बाद जो भी स्वर होगा वो य, व और रे में हलंत को हटाकर मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या है बाद में, उ, जैसा है वैसा का वैसा, तो ये में क्या जोड़ोगे, उ, रूप क्या आया, यू, यानी विकार क्या उत्पन्न हो रहा है, वर्ण का यू। अगर यहाँ उ की बजाय होता ए, तो यहाँ रूप बन रहा होता ये। अगर यहाँ होता आ, तो रूप बन रहा होता या। मैं कई बार पूछ लेती हूँ ई होता तो कहते हैं ई तो मिलेगा ही नहीं, ई मिल जाएगा तो बड़ा ई हो जाएगा, दीर्घ संधि, असमान स्वर होना चाहिए। समझ में आई बात। ऐसे ही उ के बाद असमान स्वर, मान लीजिए ई आ गया, तो उ किसके अंदर बदलेगा, व में, तो उ को बदल दिया व में, व पर क्या होगी, हलंत आधा। अब व में क्या लगाओगे आप, ई, जैसे ही व में ई जुड़ेगा व का हलंत हट जाएगा और रूप क्या बन जाएगा, वी। अगर बड़ी ई होती तो बड़ी लगाते, ए होता तो व, आ होता तो वाह। समझ में आई बात। ये वाला रूप आया था जूनियर अकाउंटेंट में। तो अब आया री के बाद असमान स्वर, तो री किस में बदल रहा है, रे में, वो भी आधा, तो बाद वाला स्वर जुड़ेगा, तो रे में क्या जोड़ोगे, ए, जैसे ही रे में ए जुड़ा रे पूरा हो गया। अगर यहाँ आ होता तो रूप क्या बनता, रा। अगर ई होता तो री, उ होता तो रू। ऐसे ये रूप आपके बनेंगे। तो पहचान बता दी, शब्द में य व रे से तुरंत पहले कैसा वर्ण मिलेगा, आधा, और समान की बजाय स्वर कैसे मिलेंगे, असमान, और रे का रूप किस रूप के अंतर्गत आएगा, त्रय रूप में। अब वापस से 15 मिनट का ब्रेक, 6 बजे वापस हम मिलेंगे इसी संधि के उदाहरणों के साथ, और आगे संधि टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।